हेलो एंड वेलकम ये स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का प्रीवियस या पेपर जो जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर एग्जाम्स जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर एग्जाम के लिए फ्रेम किया गया था इन द ईयर 2016-17 आई थिंक। ये इकोनॉमिक्स पेपर को हम एनालाइज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। व्हाई द एनालिसिस ऑफ पेपर इज इंपॉर्टेंट, फ्यू थिंग्स आर देयर। वन, कि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि एग्जामिनर ने कौन कौन से टॉपिक्स टच किए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे हैं, और सिलेबस क्या गिवन था वो हमारे सामने है, प्रीवियस जो ओल्ड सिलेबस है, एंड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से पूछे थे। वी गेट एन आइडिया बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस पेपर। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट एग्जामिनर had asked this in this examination is about the debt management. Debt management does not aim at, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि डेट मैनेजमेंट का एम क्या नहीं है, वो आपसे पूछा गया था। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ ऑप्शन हाईलाइट करके है, बट लेट मी एक्सप्लेन डेट मैनेजमेंट के एम्स क्या क्या है। एम्स डेट मैनेजमेंट के डियर स्टूडेंट्स, डेट मैनेजमेंट का प्राइमरी फोकस होता है ऑफ मिनिमाइजिंग बोरिंग ऑफ कॉस्ट, विच मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसिंग। कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसिंग इज वन ऑफ द एम ऑफ डेट मैनेजमेंट। ये आपका ऑप्शन बी है, विच मीन्स ऑप्शन बी इज द एम ऑफ डेट मैनेजमेंट। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सिमिलरली, मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सेकंड इंपॉर्टेंट, मेंटेनिंग economic stability is the another objective of debt management. So which means stabilizing prices is the objective of debt management. Again, the जो another objective है debt management का, that is ensuring sustainable debt level is ensuring sustainable or sustaining debt levels, which means proper timing and issuing a government bonds helps the government in debt management. The only left option is option A, social service fund. Social service fund, dear students, is not an objective of debt management. ये आपने याद रखना है. What are the other objectives of debt management? These are minimizing borrowing costs and maintaining economic stability, ensuring sustainable debt levels, etc. तो सोशल सर्विस फंड की बात करते हैं, किसमें आता है स्टूडेंट? सोशल सर्विस इज मोर रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी। इट्स रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी, और आप इसे कह सकते हैं इट इज मोर रिलेटेड टू वेलफेयर प्रोग्राम। It relates to welfare program or fiscal policy rather than debt operations. Debt operations के साथ ये relate नहीं करता है. And so the option answer to our question number 1, dear students, is social service fund, which is not aim of debt management. Coming to the second important question, dear students, second में पूछा गया है इस examination, इस particular paper में, the finance commission is appointed every year. Obviously हम सबको पता है कि ये every 5 year फाइनेंस कमीशन अपॉइंट की जाती है, बट जो फाइनेंस कमीशन डियर स्टूडेंट्स है, फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपने याद रखना है। वन, फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन पूछा है तो कब अपॉइंट की जाती है? इट्स अपॉइंटेड एवरी 5 years. दिस इज आंसर टू अ क्वेश्चन, कोई डिबेट नहीं इस पे। देन द पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर अबाउट द फाइनेंस कमीशन इज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280. अंडर आर्टिकल 280 ये बॉडी एस्टैब्लिश की गई थी। सो आंसर टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज बी। अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर। डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन कौन नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑन डिफेंस, सेटिंग अप बेसिक इंडस्ट्रीज, जब इस पे ऑफ एक्सपेंडिचर करते हैं क्या हम उसे प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मानते हैं? और एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, व्हेन यू स्पेंड मनी, व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी और इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्या हम उसे प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर कैटेगरी में डालते हैं या नहीं? राइट, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, हमने देखना है। इससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर हम कैसे डिफाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम वंस की हमें इस डेफिनेशन की क्लैरिटी है, वील बी इजीली एबल टू आंसर। डियर स्टूडेंट, जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर करती है, अगर वो एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव इन द सेंस, प्रोडक्टिव का मतलब है कि दैट कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और इकोनॉमी सॉरी, then it's called productive expenditure. इन ऑप्शंस में जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं, then that's productive. Obviously, when you are spending money on setting up basic industries, that's productive expenditure. And when you increase spending on welfare of the public, that is productive expenditure. जब आप डिफेंस पे खर्चा करते हैं, वो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। ऑप्शन बी इज आंसर टू योर क्वेश्चन, ये पहले आप लिख लें। ऑप्शन बी के बारे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जरूरी है। एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, व्हाट वी गेट बाय स्पेंडिंग, बट वी अचीव बाई स्पेंडिंग दी मनी ऑन दी वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम जब उन्हें बेसिक थ्रू डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, जब हम बेसिक इम्यूनिटीज़ जो है, बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल ऑफ अ कंट्री, टू द पॉपुलेशन, उनकी जिंदगियां बेहतर होती हैं एंड दे इन टर्न कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट दिस इज नॉट केस विद द डिफेंस, राइट? सो ऑप्शन डी इज नॉट आंसर टू योर क्वेश्चन, बट क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। राइट नाउ आपने ये ध्यान में रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 4, the question is asked to mobilize the resources in developing countries, government resorts to public borrowings, which is simple, ठीक है। then the question is the effects of public borrowing is positive only when, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जब हम डेवलपिंग कंट्रीज में रिसोर्स को मोबिलाइज करना होता है इन डेवलपिंग कंट्रीज, व्हेन वी मोबिलाइज रिसोर्सेज, तो गवर्नमेंट्स क्या करती है? वो रिजॉर्ट करती है टू द पब्लिक बोरोइंग्स पे वो रिलाई करती हैं। देन तब कब हमारी पब्लिक बोरोइंग्स
उनका इफेक्ट पॉजिटिव होगा इन डेवलपिंग इकोनॉमीज में। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में कब पब्लिक बोरोइंग का इफेक्ट डियर स्टूडेंट जो पॉजिटिव होगा, कब होगा? ये ऑप्शंस में, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक वो सिचुएशन चुननी है जब हमारी पब्लिक बोरोइंग का इफेक्ट पॉजिटिव होगा, राइट? क्या ये तब होगा जब हम व्हेन देयर इज रिडक्शन इन करंट कंजप्शन, जो करंट कंजप्शन है अगर उसमें कमी आ गई, व्हेन गवर्नमेंट टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज इन एनी डेवलपिंग कंट्री, व्हेन गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू पब्लिक बोरोइंग, क्या तब हमारा पब्लिक बोरोइंग का इफेक्ट पॉजिटिव होगा जब इस इकोनॉमी में, इस पर्टिकुलर कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में करंट कंजप्शन रिड्यूस होगा? क्या तब पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे जब इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा? या क्या तब हमारे पब्लिक बोरोइंग के इफेक्ट्स पॉजिटिव होंगे जब कोई भी रिडक्शन नहीं होगी इन द करंट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट? स्टूडेंट्स, आंसर सिंपल टू दिस क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज नो रिडक्शन इन करंट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक बोरोइंग आर पॉजिटिव और द इफेक्ट ऑफ पब्लिक बोरोइंग इज पॉजिटिव। हाउ? थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। जब पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ जाती है, व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी, चांसेस क्या होते हैं? चांसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स क्राउडिंग आउट इफेक्ट के। व्हाट इज दिस क्राउडिंग आउट इफेक्ट? इन अ लेमेन्स टर्मिनोलॉजी, इट इज द इफेक्ट जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग या बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कॉस्टली हो जाता है फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है और प्राइवेट कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए या प्राइवेट कंजप्शन डिक्रीज हो जाए बाय गवर्नमेंट बोरोइंग, तो तब चांसेस है कि इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक बोरोइंग पॉजिटिव नहीं होंगे। लेकिन जब व्हेन due to increase in public borrowing there is no change in current consumption, which is private consumption and investment, so the effects of public borrowing are positive dear students, which means आपको crowding out अगर नहीं है तो change current consumption और investment में नहीं होगा, the effects of public borrowing are positive. If there is reduction in current consumption, which means the government borrowing crowds out private consumption, or there is reduction in investment, which means public borrowing crowds out private investment, there the effects of public borrowing will be negative. So the answer to this question, I hope कि आप हमारे साथ follow कर रहे हैं और इन चीजों को note down भी कर रहे हैं। Coming to the another important question dear students, question number 5, which of the following statement regarding the financial intermediaries is false in the context of monetary policy? Financial intermediaries जो है, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स नीचे हैं। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आपने बता देने हैं। पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, वंस के हम स्टेटमेंट देख लें देन हम आंसर भी कर पाएंगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट इज इफ द सेंट्रल बैंक परस्यू अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी and mops up the excessive reserve of the banking sector, banks capacity to make loans will reduce. क्या कहना चाह रहा है डियर स्टूडेंट्स? अगर बैंक्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो ऑप्ट करते हैं, परस्यू करते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, देन क्या होगा? एंड मॉप्स ऑफ द एक्सेसिव रिजर्व्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स कैपेसिटी टू मेक लोन्स विल इंक्रीज। क्या ये इंक्रीज हो जाएगा? क्या बैंकिंग लोन्स इंक्रीज होने वाले हैं इससे डियर स्टूडेंट्स? सो सेंट्रल बैंक की अगर वो परस्यू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करता है एंड मॉप इफ द बैंक्स मॉप्स ऑफ द एक्सेसिव रिजर्व्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स की कैपेसिटी टू मेक लोन्स क्या हो जाता है? यहाँ इंक्रीज लिखा तो इट डिक्रीजेस, व्हिच मींस द ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। बी सी डी ऑप्शन पे भी आ जाते हैं। द क्वेश्चन हैड आस्क्ड यू कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कौन सा नीचे दिए गए स्टेटमेंट गलत है? तो गलत पहला ही स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि अगर बैंक जो परस्यू करेगा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉप्स ऑफ द एक्सेसिव रिजर्व्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स कैपेसिटी टू मेक लोन्स विल इंक्रीज बट इट विल डिक्रीज डियर स्टूडेंट्स। हाउ? बिकॉज रेजिंग रिजर्व रेशियोज रिड्यूसेस बैंक्स लोनेबल फंड्स, व्हिच इज कंट्रारी टू ए। Coming to the second option, although they cannot create money like commercial banks, yes, financial intermediaries cannot create money like commercial banks, but they can have a significant impact on monetary policy, right? Third option, central banks attempt to restrict money supply can become futile. Yes, it can become futile if the banks and other financial intermediaries increase the velocity of money. It can become futile. Coming to the last important, the informations are important for financial intermediaries. यहाँ से बहुत सारी चीजें financial intermediaries की आपकी कवर हो जा रही हैं और आपको क्वेश्चन का आंसर भी उसका अब आइडिया है। Dear students, financial intermediaries can attract idle funds and they can convert into actual balances that they lend them out for mortgage and assets they yield high returns. Yes, this is right. So the option is answer to your question. Coming to the question number 6, dear students. Number 6, dear students, when the government adopts an expansionary fiscal policy, which of the following is true? जब गवर्नमेंट expansionary fiscal policy अडॉप्ट करती है तो कौन सा नीचे दिया गया सही है? क्या क्या होता है इकोनॉमी में? द मनी सप्लाई इन द कंट्री विल इंक्रीज, क्या ये होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल डिक्रीज, क्या ये होगा? इंटरेस्ट रेट विद इन द कंट्री विल फॉल, क्या ये होने वाला है? और प्राइस लेवल्स विल डिक्रीज। इनमें से कौन सी चीज होने वाली है या होगी व्हेन अ गवर्नमेंट अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? ये आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या मतलब है इसका? हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स कट्स बाय द गवर्नमेंट। इससे डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? इट बूस्ट्स एग्रीगेट डिमांड, इट बूस्ट्स योर एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो गई तो देन व्हाट विल हैपन? इट ऑफन रिक्वायर्स सेंट्रल बैंक्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई, इट ऑफन रिक्वायर्स
because demand higher height often requires central banks to increase money supply. So the option first, dear students, money supply in the economy will increase. It will certainly increase by adopting an expansionary fiscal policy, right? First, coming to the second option, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल डिक्रीज. इट विल नॉट डिक्रीज, सर्टनली इट विल नॉट डिक्रीज. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है कि पब्लिक जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वो इंक्रीज हो जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी और प्राइवेट स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाएगी. बट दैट इज नॉट द सर्टन केस ऑफ गवर्नमेंट, व्हेन दैट इज नॉट द सर्टन केस ऑफ सर्टन रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, डियर स्टूडेंट्स. व्हेन इट्स नॉट सर्टन बट इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इज द सर्टन केस of an expansionary fiscal policy, but decrease in private spending is not a certain case, which means crowding of effect is not a certain case. Option B is not true. Answer to your question is A, money supply will increase. Then interest rate within the country will fall, obviously not. When there is increase in aggregate demand, when government adopts an expansionary fiscal policy, it boosts to aggregate demand. Aggregate demand जब boost होती है तो interest rate increase होता है. हाँ, ये इतना increase नहीं होना चाहिए कि ये crowd out करे private investment. That's वो अभी discuss कर रहे थे आपसे, that's not a certain case, but interest rate will increase. It will increase. जो उस time पे होगा उससे तो थोड़ा increase हो जाएगा. Price levels will decrease. नहीं decrease होंगी. When there is increase in aggregate demand, price level is also increases. That is the another good point, option D, which means कि अब कौन सा option यहाँ C था. ठीक है, प्राइस लेवल इंक्रीज होती है तो विच मीन्स ये ट्रू नहीं है. इंटरेस्ट रेट फॉल नहीं होती, इंक्रीज होती है, ट्रू नहीं है. प्राइवेट स्पेंडिंग जो है डिक्रीज नहीं होती है, ट्रू नहीं है. बट मनी सप्लाई इन द कंट्री विल इंक्रीज. ऑप्शन ए इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 6. कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 7, डियर स्टूडेंट्स. नंबर 7 पे हम आ जाते हैं एंड लेट मी रीड क्वेश्चन एंड MCQ एंड ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू. और आप अपने एंड पे भी कोशिश करें इसे आंसर करने की. लेट मी हाईलाइट द क्वेश्चन फॉर यू. द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज. द क्वेश्चन इज सिंपल. आपको पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पूछा गया है. तो ऑप्शंस आपके सामने हैं. क्या पर्पस है इंटरनेशनल ट्रेड का? टू इंकरेज एक्सपोर्ट्स, नेट नीड फॉर एक्सपोर्ट्स, और टू इंक्रीज द इनकम ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्री, और टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. कौन सा ऑप्शन सही है ये आपने बता देना है. इट सीम्स कि चारों में से नीड फॉर एक्सपोर्ट्स ये भी सही है, टू इंकरेज एक्सपोर्ट्स ये भी है, टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये भी सही है, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्री ये भी सही है. बट हमें इंटरनेशनल पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो हमने यहाँ पे हाईलाइट करना है. द स्टूडेंट्स, द एम टू एनहेंस इकोनॉमिक वेलफेयर, द एम of the international trade is to enhance economic welfare via comparative advantage. Via comparative advantage, right? ये रिकार्डो की डेविड रिकार्डो की थ्योरी है, right? Economic welfare, the aim of trade is to enhance economic welfare via comparative advantage. To boost income of the participating countries, which means the aim or the purpose of international trade is to increase the income of participating countries via comparative advantage, right? This is the answer to your question number 7. So आप कहेंगे क्या सर, तो encourage exports को करना, इसके लिए हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते हैं. येस, एग्जैक्टली, बट दीज आर द सेकेंडरी बेनिफिट्स. नीड फॉर एक्सपोर्ट्स, दिस इज द सेकेंडरी बेनिफिट. टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, दिस हैज समथिंग टू डू विद द डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज, एंड इकोनॉमिक्स इज यूज्ड एज अ टूल. ट्रेड इज यूज्ड एज अ टूल between the countries or among the countries to promote international understanding. Again, that is secondary purpose of the international trade. The primary purpose of the international trade is to increase the income of participating countries. Before we move ahead, dear students, here is an information for the students, all those students जो JKPSC 10+2 लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. The information for you, dear students, यहाँ पे नोटबुक प्लस के प्लेटफॉर्म पे we have curated crafted MCQ test series for all those students those who are preparing for JKPSC 10+2 lecturer exams. जिन सब्जेक्ट्स में हम ये ऑफर MCQ टेस्ट सीरीज MCQ मॉक सीरीज कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, जोलॉजी एंड एनवायरमेंट साइंस. ये स्टूडेंट्स, ये मॉक्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया गया है. दीज मॉक्स आर क्यूरेटेड टू कैटर द नीड्स ऑफ योर एग्जामिनेशन. JKPSC 10+2 का सिलेबस के हिसाब से बनाए गए हैं. और अगर आप चेक करना चाहते हैं वंस यू आर डन विद द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द सिलेबस, जो भी आप पहली बारी फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, रिवीजन आपका हो गया है, देन द इंपॉर्टेंट थिंग कम्स दी मॉक्स. जो आपने मॉक्स करने हैं, वो मॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? टू असेस योर प्रिपरेशन एंड टू गेट द आइडिया कि कौन सा एरिया वीक है और कौन से एरिया में और काम करने की जरूरत है, या कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें बेटर परफॉर्मेंस हो चुकी है. डियर स्टूडेंट्स, अगर इन मॉक्स में MCQ जो ये मॉक सीरीज़ है, अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं और इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे हैं, देन हियर इज द कॉन्टैक्ट नंबर 6006767772. इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और लिंक्स गिवन होगी रिलेवेंट, वहाँ जाएं और खुद देखें एंड बी दी पर्सन की जो एक कंप्लीट प्रिपरेशन पे भरोसा करता है या उस हिसाब से लेके चलता है खुद को वाइल प्रिपेयरिंग फॉर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स. इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. द क्वेश्चन इज, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी सेज दैट डिफरेंस इन फैक्टर प्राइस बिटवीन नेशंस. क्या कहता है कि जब हम ट्रेड करते हैं या और एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड जब हम ट्रेड करते हैं तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए? क्या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि डिफरेंस इन फैक्टर प्राइसेस बिटवीन नेशंस, क्या वो चेंज हो जाती है, अनचेंज रहती है? डिफरेंस बिटवीन फैक्टर प्राइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, क्या ये फैक्टर डिफरेंसेस डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और नन ऑफ द अबव? डियर स्टूडेंट्स, ये आपने बता देना है.
कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, द थ्योरी गिवन बाय डेविड रिकार्डो। आई होप इसका तो आइडिया होगा बच्चों को जो ये मॉक देख रहे हैं। इट हैज बीन गिवन बाय डेविड रिकार्डो। वो क्या कहते हैं? दैट ट्रेड इक्वलाइजेस फैक्टर प्राइसेस बिटवीन, क्या कहते हैं डेविड रिकार्डो? कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है? व्हाट इज द स्टेटमेंट of the theory, dear students? The statement is the trade equalizes factor prices between nations through specialization. It equalizes, dear students, the trade equalizes the factor prices between the nations. Comparative cost theory by David Ricardo. ये फॉर्मुलाइज कब की गई थी? फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम फॉर्मुलेट कब की गई थी? 1940 और में। ये कॉरलरी है हिक्स ऑयलन मॉडल की। द इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हियर इज द कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहती है कि फैक्टर प्राइस बिटवीन द कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड डिक्रीजेस, बट अकॉर्डिंग टू फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम फैक्टर प्राइसेस इक्वलाइज हो जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ नेशन गेन्स फ्रॉम ट्रेड इट्स कंजप्शन इज, अगर एक नेशन गेन करता है फ्रॉम ट्रेड, इसकी कंजप्शन कहाँ होती है? ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, inside its production possibility frontier, above its production possibility frontier, or none of the above. ये स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि when we exhaust all our resources in the production, हम कहाँ होते हैं? हम होते हैं we are on the production possibility frontier. कहाँ होते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे होते हैं, लाइन पे होते हैं। जब हम सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं, हम उस वक्त इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होते हैं, राइट? लेकिन इन केस ऑफ इफ अ नेशन गेन्स फ्रॉम ट्रेड, इसकी कंजप्शन होती है डियर स्टूडेंट्स अबाउ, हम होते हैं अबाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज सी हाउ, कैसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ट्रेड जो है इट अलाउज कंजप्शन, ट्रेड अलाउज कंजप्शन, इट अलाउज कंजप्शन डियर स्टूडेंट्स बियॉन्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये ए, ये एक्स और ये बी, ये आपको अलाउ करता है व्हेन यू गेन फ्रॉम द ट्रेड योर कंजप्शन यू कैन कंज्यूम, यू विल बी अबव जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है उसके ऊपर आप हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ट्रेड अलाउज द कंजप्शन बियॉन्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बाय इंपोर्टिंग गुड्स एट, बाय इंपोर्टिंग गुड्स एट lower opportunity cost than the domestic production. This is the simple explanation. सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है डी स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करें, देन द वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑफर कर्व ऑफ ए नेशन शोज दैट, द नेशन ऑफर कर्व क्या शो करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ यू नो दी और रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ऑफर कर्व, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ऑफर कर्व क्या बताता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन shows that the nation is willing to do, willingness of a nation to do. Offer curve of a country shows willingness of a nation to do. Offer curve is the concept given by Alfred Marshall. ये तो चीज़ आपने याद रखनी है, Alfred Marshall साहब, given by Alfred Marshall, right? Right, Alfred Marshall. So what the offer curve does, it, dear students, maps, offer curve maps the countries, offer curve maps a country's willingness to trade, willingness to trade specific quantities of exports for imports at various terms of trade, dear students, various terms of trade. और ये offer curve कहाँ से derive हुई है? It is derived from reciprocal demand concept, reciprocal demand concept. So important point, the offer curve maps a country's willingness to trade specific quantities of exports for imports at various trade terms, right? ये आपने याद रखनी है, and willingness to do point आपने याद रखना है। Coming to the next important question, dear students, मैं भी पढ़ता हूँ, अभी मेरे साथ पढ़ें एंड ट्राई टू आंसर एट योर एंड। फैक्टर रिवर्सल मैटर्स व्हेन, फैक्टर रिवर्सल कब मैटर करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फैक्टर प्राइसेस आर सेम, क्या तब फैक्टर रिवर्सल मैटर करता है? जब फैक्टर एंडोमेंट डिफर करता है सिग्निफिकेंटली, क्या तब फैक्टर रिवर्सल मैटर करता है? फैक्टर एंडोमेंट आर सिमिलर और नन ऑफ द अबव। फैक्टर रिवर्सल आपका कब मैटर करता है? डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर रिवर्सल मैटर करता है व्हेन फैक्टर एंडोमेंट्स डिफर सिग्निफिकेंटली। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। द एक्सप्लेनेशन डियर स्टूडेंट्स, कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहिए कि देन सर फैक्टर प्राइस सेम जब होता है फैक्टर रिवर्सल क्यों नहीं है? जैसे फैक्टर रिवर्सल तब होकर होता है जब एक कंट्री व्हेन अ कंट्री is abundant in capital exports, labor intensive goods, violating the Hedge-Oiling theorem. This happens due to non-homothetic production function, right? ये मिन्हास की डेफिनेशन है। फैक्टर एंडोमेंट जब डिफर करते हैं सिग्निफिकेंटली तब फैक्टर रिवर्सल मैटर करता है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेजिंग रेफर्स टू, सिंपल डेफिनेशन पूछिए आपसे, इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन है, हेजिंग किसे हम कहते हैं? अगर हमें हेजिंग की डेफिनेशन का कोई आइडिया है देन डियर स्टूडेंट्स we can easily answer it. Dear students, hedging is covering the foreign exchange risk. It's covering foreign exchange risk, which means option is answer to your question. Simple definition है, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Dear students, hedging uses forward contracts, derivations to eliminate exchange rate risk. It uses, dear students, forward contract or derivatives to eliminate exchange rate risks, which means it refers to the covering of a foreign exchange risk, right? Coming to the next important, dear students, Bretton Woods system.
सेट अप अ कोड ऑफ रूल्स फॉर नेशंस टू फॉलो इन दियर कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम से पूछा है क्या इसने कोड सेटअप किया है कोड ऑफ रूल्स फॉर द नेशंस टू फॉलो इन दियर कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। क्या इसने सेटअप किया है बोरोइंग फैसिलिटीज फॉर नेशंस इन टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। ये चीज़ें आपने बता देनी है। सीधा ब्रिटेन वुड के बारे में पूछा कौन कौन सा नीचे सही है वो आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, इवॉल्वड ओवर द ईयर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज। ब्रिटेन वुड के बारे में ऑल ऑफ दी अबव कौन सी चीज़ सही है? क्या ऑप्शन सी ब्रिटेन वुड के बारे में स्टेटमेंट सही है, बी है, सी है या डी है? ये आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटेन वुड सिस्टम जो है इसने इट हैज़ बीन सेटअप and it has set up codes of rules for the nations to follow in their conduct of international trade and finance. It has set up borrowing facilities for the nations and it evolved over the years in several important ways. It has been established in 1944. Bretton Woods system के बारे में बात हो रही है डियर। It has been established in the 1944, ये आपने याद रखना है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स जो है सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है ये इसी में वजूद में आया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रूल बेस्ड सिस्टम ये इसी में वजूद में आया। ब्रिटेन वुड सिस्टम की देन है एंड इट हैज़ इवॉल्वड इनटू द मॉडर्न फ्लोटिंग रिजीम। मॉडर्न फ्लोटिंग रिजीम में भी इवॉल्व हुआ। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम के बारे में जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इट्स ट्रू एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ब्रिटेन वुड सिस्टम की देन है एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1944। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, GATT प्रिस्क्राइब्स एक्सपोर्ट सब्सिडीज एज। GATT कौन कौन सी जो ये एक्सपोर्ट सब्सिडीज है प्रिस्क्राइब करता है वो आपने बता देने हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। गैट क्या कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अनफेयर कंपटीशन और एक्सप्लॉइटेशन एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रिस्क्राइब करता है, ये आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। सो सिंपल है, अगर आपकी थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है, गैट इट प्रिस्क्राइब्स अनफेयर कंपटीशन, इट अनफेयर कंपटीशन। देन डियर स्टूडेंट्स, WTO एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज जो है आर्टिकल 26th ऑफ गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ये प्रोहिबिट करता है एक्सपोर्ट सब्सिडीज को एज दे डिस्टॉर्ट ट्रेड। सो अनफेयर कंपटीशन इज आंसर टू योर क्वेश्चन। Another important question dear students is expenditure switching policies used to correct deficit in balance of payments works mainly through। अगर आपने करेक्ट डेफिसिट्स करने हो इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी जो है ये यूज़ की जाती है। किसके थ्रू यूज़ की जाती है? टैक्सेस के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, बैंक रेट्स के थ्रू, एक्सचेंज रेट के थ्रू। डियर स्टूडेंट्स, इट mainly वर्क्स थ्रू एक्सचेंज रेट्स। हाउ? डियर स्टूडेंट्स, एक्सचेंज रेट्स में जैसे डिवैल्यूएशन ऑफ करते हैं, ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग ऑफ करते हैं, डिवैल्यूएशन करते हैं। इट इंप्रूव्स ट्रेड बैलेंस बाय मेकिंग डिवैल्यूएशन एक्सचेंज रेट को एक्सचेंज करनी आप डिवैल्यूएशन करते हैं। डिवैल्यूएशन क्या करता है? इट इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। हाउ? बाय मेकिंग एक्सपोर्ट्स चीपर। इट मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर। अगर आपको याद आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, इट्स मार्शल लर्नर कंडीशन। आई होप यहाँ से आपको समझ भी आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं, राइट? सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी अब आपके सामने है। कमिंग टू दी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट आर्बिट्राज रेफर्स टू। आर्बिट्राज का क्या सिंपल डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स पूछी है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। इसमें इंटरनेशनल पेमेंट के टर्म्स में आर्बिट्राज मींस मूवमेंट ऑफ फंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंसेस इन एक्सचेंज रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट question number 7, which theory consider the probability of trade between two countries having the same factor endowment and consumer preference। कौन सी theory ऐसी है जो कंसिडर करती है possibility of trade between two countries having the same factor endowment and consumer preference? ये अपनी बता देनी है। Dear students, the trade which we are talking about, क्या ये comparative cost advantage theory है, Hickcher-Ollin theory है, imitation gap theory, absolute advantage theory? The theory which we are talking about is imitation gap theory, which considers the possibility of trade between two countries having the same factor endowment and consumer preference। Dear students, Posner's, let me write here, Posner 1961, ये डेट्स आप याद रखें, नाम याद रखें। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है ट्रेड इन सिमिलर कंट्रीज वाया टेक्नोलॉजी लैग्स। टेक्नोलॉजी लैग्स एक्सप्लेन करती है एंड प्रोडक्ट साइकिल बाय पोस्नर। और यही ट्रेड इमिटेशन गैप थ्योरी जो है यही कंसिडर करती है पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज हैविंग द सेम फैक्टर एंडोमेंट एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, सेम कंज्यूमर प्रेफरेंस। कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन number 18 dear students, autarky signifies, it dear students signifies self sufficiency। question part A is answer to your question, autarky dear students, जब एक इकोनॉमी हो क्लोज्ड इकोनॉमी which means economy with no trade, theoretically ये एनालाइज की जाती है यूजिंग autarkic price ratio। let me repeat dear students, ट्रेड मॉडल्स में एक क्लोज्ड इकोनॉमी की ट्रेड अगर एनालाइज करनी होगी तो हम ऑटॉर्किक प्राइस रेशियो से एनालाइज करते हैं एंड ऑटॉर्की मींस सेल्फ सफिशिएंसी। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मोस्ट फेवर्ड जो क्लॉज है ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था या किसने किया था? WTO ने, I, B और D ने, ADB ने या गैट ने? इंट्रोड्यूस्ड बाय गैट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गैट। आर्टिकल
फर्स्ट ऑफ गेट का देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इट इंस्टाइन इज अनकंडीशनल MNMFN treatment. Later it was adopted by the WTO, but it was introduced by GATT. The right option answer to your question is GATT. The another question is SDRs are allocated to the member nation in proportion to. Dear students, ये allocate ये SDRs जो है ये allocated एक member country को किए जाते हैं in proportion to their subscription to IMF. In proportion to their subscription to the IMF. जितना subscription IMF का होगा, country का IMF से होगा, उतना ही उसको SDRs दिए जाते हैं. Coming to the next important question, which is in Hechter-Allen model, factor abundance is defined in terms of. Options आपके सामने हैं कि किन terms में Hechter-Allen model में factor abundance कैसे define की गई है. The options dear students are 1 factor prices में, physical quantities में, none of above, both ARB. अगर factor Hechter-Allen model का statement और मोटा मोटी एक summary आपको उसका idea है, then Hechter-Allen model जो है ये it defines dear students, it defines dear students factor abundance in 2 ways. ये आपको याद होना चाहिए, 2 तरीकों में ये डिफाइन करती है. 1 फिजिकल डेफिनेशन, सेकंड इज डियर स्टूडेंट्स प्राइस डेफिनेशन. दोनों मैं आपको बता देता हूं. डेफिनेशन फैक्टर अबंडेंस 2 तरीकों में डिफाइन करती है. 1 फिजिकल डेफिनेशन जो पहले मैंने लिखी है, क्या बताती है? कंट्री विद हायर कैपिटल लेबर रेशियो इज कैपिटल अबंडेंट, राइट? कंट्री विद हायर कैपिटल लेबर रेशियो इज कैपिटल अबंडेंट. देन प्राइस डेफिनेशन क्या देता है फैक्टर एंडोमेंट की? कंट्री विद द लोअर रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज कैपिटल अबंडेंट. ये Hechter-Allen मॉडल कहता है. द आंसर टू आवर क्वेश्चन नंबर 21 इज बोथ A and B. देन द आंसर हियर टू आवर क्वेश्चन इज Hechter-Allen model. Factor abundance is defined in terms of both factor prices and physical quantities. Coming to the next important question, dear students, जो JKPSC ने इकोनॉमिक्स के लेक्चर पेपर में पूछा था. The question is, what do you call the partition value that divides a series into 10 equal parts? I hope dear students this should be easy for you. Why this should be easy for you? Because ये basic statistics है, ठीक है? Median, percentile, decile और quartile. Dear students it is decile. Decile कुछ भी पढ़ लें. Decile, right? So जो decile है it divides the data into 10 equal parts. 10 equal parts, right? तो बाकी क्या करते हैं फिर? मीडियन साहब, परसेंटाइल साहब, क्वार्टाइल क्या करते हैं? जैसे परसेंटाइल डिवाइड्स, हमारा परसेंटाइल जो है इट डिवाइड्स डेटा सेट इनटू 100 पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स. एंड क्वार्टाइल डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स और 4 पार्ट्स, राइट? एंड द मीडियन इट इज द 50th परसेंटाइल. ये आपने याद रखना है, मीडियन इज 50th परसेंटाइल. सो आंसर to our question, dear students, question number 22, it is decile, right? Coming to the another important question, examiner ने पूछा, which of the following formula for finding, which is the formula for finding mode in continuous series? लिख देते हैं आपके लिए dear students. ये इंटरपोलेशन की है, इंटरपोलेशन फॉर्मूला 2 z इज इक्वल, मोड को हम मोड की फॉर्मूला इंटरपोलेशन फॉर्मूला पूछी है और कुछ नहीं है. z इज इक्वल L1 प्लस F1 माइनस FO डिवाइड बाई 2F1 माइनस FO बाई F2 इंटू सी तो लगाओगे, ठीक है? इंटू सी जब लगाओगे देन द ऑप्शन और आंसर टू योर क्वेश्चन इज लेट मी हाईलाइट इट इज L1 प्लस FO माइनस F0 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू सी, क्लास इंटरवल, राइट? क्लास डिफरेंसेस, इट्स ऑप्शन E. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, व्हिच इज 24, फॉर विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन प्लस एंड माइनस साइंस आर इग्नोर्ड? किस मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए हम प्लस एंड माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, वो आपने बता देना है. क्या हम ये रेंज के लिए करते हैं, मीन डिविएशन के लिए करते हैं, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन? नो डियर स्टूडेंट्स, वी डू इट इन केस ऑफ मीन डिविएशन. वी इग्नोर प्लस एंड माइनस साइंस, राइट? जस्ट, ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, व्हिच इज इफ 2 वेरिएबल चेंज इन द सेम रेशियो एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन द कोरिलेशन इज सेड टू बी. अगर 2 वेरिएबल्स सेम रेशियो में चेंज हो और अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो तो कोरिलेशन को क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव, जीरो और परफेक्टली पॉजिटिव. डियर स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट परफेक्टली पॉजिटिव correlation. In that case, when the 2 variables change in the same ratio and in the upward direction, the correlation is perfectly positive, dear students. Coming to the next important question, dear students, which is weighted aggregative index formula using averages of base year and current year quantities as weights are called. उन्हें हम क्या कहते हैं? Dear students, it is Marshall-Edwards index formula which uses the average of base year and current year quantities as weights. So answer to your question is Marshall-Edwards index. Coming to the next important question, Fisher's ideal index number is कौन सा है? क्या ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पिरे एंड पाशास इंडेक्स है, अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पिरे एंड पाशास इंडेक्स है, मीडियन ऑफ लेस्पिरे एंड पाशा, ऑल ऑफ अबव? कौन सा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है? डियर स्टूडेंट्स, इट इज GM ऑफ लेस्पिरे एंड पाशा इंडेक्स. व्हाई? द रीजन डियर स्टूडेंट्स इज बिकॉज it satisfies dear students both time reversal and factor reversal test.
राइट, ये आपने याद रखनी है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि टाइम रिवर्सल बोथ टाइम रिवर्सल एंड फेज रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, ये फिशर इंडेक्स जो है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, जो जीएम ऑफ लेस सीरीज एंड पार्शियस इंडेक्स है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन व्हिच इज सिंपल, लेट मी रीड इट फॉर यू। इफ एनुअल डेटा आर गिवन, द टाइम सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडिटिव मॉडल इन। अगर डेटा एनुअल डेटा गिवन है, द एनुअल डेटा इज डियर स्टूडेंट्स गिवन, देन आपको बताया गया है कि टाइम सीरीज जो है, टाइम सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय एडिटिव मॉडल, किस मॉडल से टाइम सीरीज रिप्रेजेंट की जाती है डियर स्टूडेंट्स? इट इज वाई टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। वाई इक्वल टी प्लस, इज देयर एनीथिंग? हाँ, यस, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, राइट। कंपोनेंट्स क्या है? ट्रेंड, सीजनल। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज सीजनल इंडाइसेस और ऑब्टेन्ड बाय। सीजनल इंडाइसेस जो है ये ऑब्टेन किससे की जाती है? क्या ये ऑब्टेन फ्री हैंड कर्व मेथड से की जाती है, लिंक रिलेटिव मेथड से, मूविंग एवरेज मेथड से, और नॉन ऑफ द अबव? इसमें सीजनल इंडाइसेस अगर हमें ऑब्टेन करनी होगी तो वी ऑब्टेन देम बाय यूजिंग मूविंग एवरेज मेथड। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज the number of degrees of freedom for the t test. T statistic is the t is given x bar minus xy and divided by 1 divided by n1 plus 1 divided by n2 is, आपको बताया गया है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है the number of degrees of freedom for the t statistics is, क्या है वो फॉर्मूला गिवन है वो बताना है। इज इट n plus 1 n minus 2 n minus 1 और n1 plus n2 minus n2? वो आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। the number of degrees of freedom जो है for the t statistics and t is x bar minus y bar under root n1 plus 1 n2. It's given, it may be the degree of formula for this may be given by, is given by n1 plus n2 minus 2 dear students. The answer to your question is option D. Coming to the next important question dear students, which is again easy. जो theoretical questions mathematical होते हैं वो और easy होते हैं, chances गलती करने के बहुत कम हो जाते हैं। The question is what is the rank correlation coefficient for the given data? The data is given A and B, आपके options given है, आपने बता देना है कि rank कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन डेटा के लिए क्या है। दैट इज द क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। डेस्ट द रैंक कोरिलेशन फॉर द गिवन डेटा इज, इट इज, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इट इज 0.738। सिंपल आपने कैलकुलेट करना है तो यही आ जाएगा। कमिंग टू दी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंडेक्स मेथड दैट एनेबल्स मैनेजर्स टू कंपेयर द इंडेक्स ऑफ वन पीरियड डायरेक्टली विद दैट ऑफ अनदर पीरियड। कौन सा वो इंडेक्स है, वो आपने आइडेंटिफाई नीचे ऑप्शंस में करना है कि कौन सा वो इंडेक्स है जो इनेबल करता है मैनेजर्स को टू कंपेयर द इंडेक्स ऑफ वन पीरियड डायरेक्टली विद अनदर पीरियड। दैट इंडेक्स डियर स्टूडेंट्स इज फिक्स्ड वेटेड एग्रीगेट्स मेथड। फिक्स्ड वेट्स एग्रीगेट्स मेथड इज द मेथड, आपने याद रखना है, which uses constant weights unlike chain indices. This uses the constant weights and this is the fixed weight aggregate method which enables managers to compare the index of one period directly with that of another. The next question that has been asked in the paper is which of the following sampling method should be adopted when each group under study has small variation between different groups of the population? Let me read it again for you. कौन सा सैम्पलिंग मेथड अडॉप्ट किया जाना चाहिए जब ईच ग्रुप अंडर स्टडी हैज स्मॉल वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन? डियर स्टूडेंट्स, दिस सैम्पलिंग मेथड वी यूज व्हेन द केस इज सच, जो गिवन सिचुएशन है इसमें हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हैं। Coming to the another question, dear students, in a locality 20% of people have their offices in the north part of city. सिचुएशन पढ़नी है, क्वेश्चन में दी गई है। And 30% people have their offices in the south part, 25% have their offices in the east, and rest have their offices in the west part. A researcher studying the community pattern and time selected survey sample in such a way that out of the total sample 20% people are working in the north, 30% working in the south, 25% working in the east, and 25% working in the west. Now the question is, after this situation, which of the following method is used by the researcher? In that case, when a researcher is supposed to study the commuting pattern and time selected survey sample is in such a way that the data is given for that, in that case we use proportional stratified sampling. We use proportional stratified sampling, dear students. Coming to the another important question, जिस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स पूछा गया है, बैगेज चेक टर्मिनल विच स्कैनर्स एवरी पैसेंजर्स बैगेज ऑन द एयरपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बैगेज चेक टर्मिनल है जो स्कैन करता है पैसेंजर का बैग एयरपोर्ट पे, वो किसकी एग्जाम्पल है? इज दैट द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कंप्लीट इन्यूमरेशन और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? डियर स्टूडेंट्स, वो आपने बता देना है। इट इज़ डियर स्टूडेंट्स, जब आपका बैगेज चेक होता है किसी बैगेज चेक टर्मिनल पे, एयरपोर्ट्स पे, तो पूरी सारी चीज़ें चेक होती है, और विच मीन्स वी द टॉपिक द मेथड वी आर टॉकिंग अबाउट इज कंप्लीट इन्यूमरेशन, और कंप्लीट इन्यूमरेशन मीन्स सेंसस आप सारी चीज़ों को, सारे वेरिएबल्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। कमिंग टू दी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, विच इज टू ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ डेटा द मोस्ट सूटेबल इज। अगर हमें ऑब्जर्व करना हो या अंडरस्टैंड करना हो ट्रेंड ऑफ द डेटा, मोस्ट सूटेबल क्या होगा हमारे लिए? क्या ये लाइन चार्ट है, पाई डायग्राम है, डाटा टेबल है, या पिक्टोग्राम है? डियर स्टूडेंट्स,
To understand or to observe the trend of data, the most suitable is considered line chart. Answer to your question. Coming to the next question, dear students. A researcher specified the null hypothesis as this and the alternative hypothesis at this. Which of the following type of test should be conducted for testing the hypothesis? The question is given. इस केस में कौन सा टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, वो आपने डियर स्टूडेंट्स बता देना है. इट्स two-tailed test. This two-tailed type of test is the test that should be conducted for testing the hypothesis. Next question is, students, is a class that allows either upper or lower end of a quantitative classification scheme to be limitless. उसे हम क्या कहते हैं? We call that open-ended class. Dear students, क्या कहते हैं? Open-ended class. Basic question है, इसमें आपने स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए. Coming to the another important, rejecting a null hypothesis when it is true. When a null hypothesis is true and you have to reject it of कौन सा type 1 significance level जो है आपका कौन सा टाइप एरर है ये, टाइप 1 एरर, टाइप सेकंड एरर, थर्ड और टाइप फोर्थ एरर. कौन से टाइप का एरर है डियर स्टूडेंट्स? इट्स टाइप 1 एरर. व्हेन यू आर रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स ट्रू, इट इज टाइप 1 एरर, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन asymmetrical distribution quartile q1 and q3 are equidistant from. In a asymmetrical distribution, dear students, the quartile 1 and quartile 3 are equidistant from mean, median, mode or mean deviation. They are equidistant from, dear students, median. They are equidistant from median because dear students, q3 minus q2 is equal to q2 minus q1, right. ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीडियन. ये आपने याद रखना है. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन. टेबुलेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप बताएं कि कौन सा टेबुलेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है. द ऑप्शंस आर गिवन बिलो. टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ डेटा, क्या हम कंपैरिजन ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ डेटा जो है, is this the objective of tabulation? To help decision making using statistical methods, is this the objective of tabulation? To condense complex data or to transfer data? So dear students, to transfer data is not an objective of tabulation. Coming to the next important question. The question is, in case of one factor and one crop, the optimal level of x, which means factor, can be known by using formula px, which is price of x input, and py, which is price of crop y. तो अगर आपके पास फैक्टर x है, क्रॉप y है, ऑप्टिमल लेवल ऑफ x फैक्टर इनपुट को जानना है तो फार्मूला आपके सामने है. तो कैसे निकालेंगे आपने फार्मूला डियर स्टूडेंट्स बतानी है. वो फार्मूला आपके पास डियर स्टूडेंट्स होनी चाहिए. द ऑप्टिमल लेवल ऑफ x एंड इन y प्रोडक्शन इज डिटरमिन्ड डियर स्टूडेंट्स बाय, इट विल बी obtained by the option A, which means change in y due to change in x multiplied by price y equal to price x, right. Option A is your answer to your question. Coming to the next important question, the line or curve that passes through the least common combination of various production levels is called. क्या हम जो लाइन या कर्व पास थ्रू करती है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्शन लेवल्स, क्या हम उसे आइसोकॉन्ट, आइसो एक्सपेंशन पाथ, आइसो कॉस्ट लाइन या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं. व्हाट वी कॉल दैट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इजी एंड इट शुड बी इजी फॉर यू, कि जो आपको बता पाए. द आंसर टू दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, dear students, expansion path is the line that passes through the least combination of its production levels. ठीक है, इसे expansion path कहते हैं. Coming to the next important question, dear students, इसमें देखते हैं कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है. A production possibility curve is concave to the origin because of. आपकी production possibility curve concave क्यों होती है? It is, dear students, because of marginal rate of substitution between the two products is increasing. Concave. Let me write it. Concave production possibility curve to the origin क्यों होती है? The rate of substitution between the two products is constant. No, then it's this. Rate of substitution between two products is decreasing. Marginal rate of substitution between the two products is increasing. Production possibility curve क्यों concave होती है to the origin? It is because of increasing marginal rate of transformation. Rate of substitution between the two products is because marginal rate of substitution between the two products is increasing. Coming to the next important question. एग्रीकल्चर से पूछा है इस बारी क्वेश्चन आपने. प्रोडक्शन फंक्शन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज. प्रोडक्शन फंक्शन अगर गिवन ऐसे है, देन द क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स विल बी. लॉ ऑफ रिटर्न्स का नेचर क्या होगा वो आपने बता देना है. क्या ये कांस्टेंट रिटर्न्स, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स होगा तो आपने बता देना है. प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है डियर स्टूडेंट्स, तो आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा, राइट. वाइज प्रोडक्ट एंड x1 x2 आर फैक्टर्स, द नेचर ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन विल बी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आप इसे यहाँ कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं, सिंपल सा एक आइडिया दे देते हैं. 0.25 प्लस जो पावर्स हैं उन्हें आप सम करते हैं 0.75, ठीक है, इक्वल टू 1. शो द कांस्टेंट रिटर्न स्कोर बाय द फंक्शन फॉर्म्स एग्री टू इंक्रीज रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच इज डियर स्टूडेंट्स,
इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज द टोटल आउटपुट विल, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होगा तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट और कैन नॉट बी डिटरमिन। आपने मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? ऑप्शंस नीचे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कौन सा ऑप्शन रिस्पांसिबल नहीं था वो आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। एक्सटेंसिव कल्टिवेशन वाज नॉट द रीजन रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो थे, स्ट्रेंथनिंग रूरल क्रेडिट तो था, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्ट्स था, एक्सटेंसिव कल्टिवेशन वाज नॉट द रीजन रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question dear students is which one among the following is not factor responsible for inverse relationship between farm size and productivity? farm size and productivity का inverse relationship है, उसके लिए कौन सा factor responsible नहीं है वो आपने बता देना है dear students। कौन कौन सा factor responsible है वो हम देखेंगे। क्या ये हायर यूज ऑफ फैमिली लेबर ऑन स्मॉल फार्म्स है? क्या ये रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। इनवर्स रिलेशनशिप, यस इट इज रिस्पॉन्सिबल। Indivisibility of factors of production, yes. Better management of small holding or intensive cultivation. Dear students, there is the factor which is not responsible for inverse relationship between farm size and productivity, that is intensive cultivation. It is actually responsible for inverse relationship between farm size and productivity. So this is, ये कह रहा है कि कौन नहीं है, ठीक है? तो intensive cultivation is not responsible. Others are responsible, right? These are responsible, ठीक है? So आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इन न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी इन इंडिया, नई एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपको, राइट? इन न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी इन इंडिया, द लैंड ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज डज नॉट, बायोलॉजिकल चेंज इंक्लूड्स, जो लैंड ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी चेंज है उसमें कौन नहीं आती है? बायोलॉजिकल चेंज, केमिकल चेंज, पॉपुलेशन चेंज और टेक्निकल चेंज, वो आपने बता देनी है डियर स्टूडेंट्स। द आंसर टू क्वेश्चन इज पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज in the new agriculture strategy in India, the land augmenting technological change does not include population change. It includes technical, biological, chemical change, but not population change. Coming to the next number, with the economic development, the importance of agriculture, क्या होता है उसके साथ? Decreases, remains same, increases, or none of the above. Dear students, basic economics है. With the economic development, the importance of agriculture decreases. The importance of agriculture decreases. Why? अगर to put it differently, the share of agri sector or primary sector in GDP of a economy decreases, right? Then हम कंसिडर करते हैं कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन कॉप डुग्लास प्रोडक्शन फंक्शन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज इक्वलेंट टू 1 proportionate change in factor minus quantity ratio divided by proportionate change in factor minus price ratio is equal to 1. Why? Dear students, let me highlight the option for you. Option C is answer. जो elasticity of substitution है कॉप डुग्लास प्रोडक्शन फंक्शन में वो होती है dear students unitary, that is unitary, which means equal to 1. This is answer to your question. Coming to the next important question dear students, positive approach to industrial discipline calls for, जो positive approach है to industrial discipline, it calls for willingness to comply with the existing rules, not infusing fear. Complying with the existing rules under compulsion, no. Both A and B, no. The answer to our question is complying, willingness to comply with the existing rules. Coming to the another important question dear students, breadth of strike as a measure of industrial dispute. Breadth of strike as a measure of industrial dispute. तो breadth of strike जो है ये as a measure of industrial dispute जब की जाती है तो क्या मतलब है इसका वो आपने बता देना। ऑप्शंस गिवन है dear students. It is man days, let me write it, it is man days lost divided by total employment, ऐसे मेजर किया जाता है strike as a measure of industrial dispute. So the option here is number of stoppage in relation to total industrial employment, measure of number of working stoppage in relation to the total industrial employment. Man days lost divided by number of workers involved in the strike, no. Measures the man days lost in proportion to total industrial employment. Man days lost in proportion to the total industrial employment. This is the answer. Measures the number of work stoppage in relation to. This is not option. I think C is the correct option. Sorry for this. Measures the number of days between start and end strike. No, option C is answer to your question. This is the definition and ये option C हमारा सही है. Coming to the next important question dear students. Which among the following is not an determinant factor in location of industry? जब आपने इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करनी हो तो कौन सा फैक्टर नीचे है जो डिसाइड नहीं करता है आपकी लोकेशन?
ठीक है, जब आपने इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करनी हो। तो एनर्जी रिसोर्सेज आपके अवेलेबल होने चाहिए, रॉ मटेरियल, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो फैशन का आप कुछ नहीं करते, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में ले जाएंगे तो इट विल फॉलो, जो फैशन वगैरह वो सारी चीज़ें बाकी हैं। बट टू डिसाइड लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, द 1, 2, 3, these are the important factors which decide the location, which are important to decide the location of the industry. Coming to the next important question, dear students, which among the following was not provision of Indian Industrial Policy Resolution 1956? कौन सा नीचे दिए गए में से प्रोविजन नहीं था इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 का, वो आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस नीचे गिवन है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी encouraging cottage and small scale industries, this was the objective, this was the provision. Removal of regional disparity, this was provision. Fair and non-discriminatory trade, this was provision. But de-licensing was not the provision of Indian Industrial Policy Resolution 1956, ये आपने ध्यान रखना है। Coming to the next important question, which one among the following is not an external cause of industrial sickness? इंडस्ट्रियल सिकनेस का कौन कॉज नहीं है नीचे दिए गए में से, वो आपने बता देना है। इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में पूछा है। पावर कट्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये है एक्सटर्नल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। रिसेशन एक्सटर्नल है। एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी एक्सटर्नल कॉज है ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। कौन नहीं है एक्सटर्नल कॉज, वो है फॉल्टी लोकेशन ऑफ द यूनिट, ये इंटरनल है, राइट। दिस इज द इंटरनल कॉज, सिकनेस का इशू ये भी है बट इंटरनल है, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉइंट सेक्टर इन इंडिया डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। जॉइंट सेक्टर का कौन सा फीचर है, नहीं है जॉइंट सेक्टर। तो हम जॉइंट सेक्टर को समझते हैं, काइंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, ये जॉइंट सेक्टर है। मैनेज बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, ये भी जॉइंट सेक्टर है। ओनर्ड बाय गवर्नमेंट ओनली, उसे जॉइंट सेक्टर हम नहीं कहते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसे कहते हैं PSU। कंट्रोल बाय बोथ प्राइवेट एंड दिस ऑल और समहाउ आर डिफाइनिंग द जॉइंट सेक्टर। बट जो जॉइंट सेक्टर इन इंडिया जो फीचर नहीं है वो है कि इट्स नॉट सोली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, राइट। सो आंसर टू क्वेश्चन इज number C. Coming to the next important question, dear students, again which is important, that is, which among the following was the first special economic zone? सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा था? फर्स्ट के बारे में पूछा है, वो आपने बता देना है। Dear students, it was Kandla, which was in Gujarat, which is in Gujarat. Kandla special economic zone in Gujarat. It was the first economic zone, and it was established under the EPZ policy predating 2015, right? ये आपने याद रखना है। Coming to the another important question, the 11th 5-year plan aims at raising the growth rate of manufacturing sector. ये ओल्ड क्वेश्चन है, शायद आपसे नहीं पूछेगा, बट जो क्वेश्चन पूछा है 11th 5-year प्लान एम करता है रेजिंग ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कहाँ तक ले जाना चाह रहा था ये? 12%। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल से पूछा है डियर स्टूडेंट्स, विच इज इंडस्ट्रियल एग्जिट पॉलिसी मीन्स। इंडस्ट्रियल एग्जिट पॉलिसी का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है? फोर्सिंग फॉरेन कंपनीज टू लीव इंडिया, forcing business units to move out of congested locations, allowing manufacturers to shift their line of production, allowing business units to close down. The industrial exit policy means allowing business units to close down. This is actually the policy. The government was helping them to close down. Okay? It was allowing business to close down. Coming to the another important question, dear students, which is the scope of macroeconomic revolves around the following except one. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कोप है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्कोप है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल। थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल भी है तो, बट थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन वी डील इट इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, एम आई राइट? सो थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल, डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल डिटर्मिनेशन इज कोर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सेप्ट वन आपने बताया थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, वी डील इट इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्राइस लेवल है, बट प्राइस डिटरमाइन हम वी डील इट इन द microeconomics. So dear students, coming to the next important question, transfer payments are issued by, transfer payments कौन issue करता है वो आपने बता देना है। Dear students, transfer payments are issued by business sector no, household sector no, capital market no, government yes. Transfer payments they are issued by government, right? Coming to the next important question, dear students, I hope कि transfer payments हमें पता है, pensions extra. Coming to the next important question, dear students, which is नेशनल इनकम इज अ quasi stock concept, flow concept और none of them. नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम डियर स्टूडेंट्स इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, बताना पड़ेगा। नेशनल इनकम मेजर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम डियर स्टूडेंट्स, कंट्रास्टिंग विद द स्टॉक कॉन्सेप्ट लाइक वेल्थ। इट द नेशनल इनकम जो है आपका, इट मेजर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज ओवर टाइम, राइट? सो इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, याद रखना है हमें।
Next important question is the most important of the variables which affect saving was according to Keynes. कीन्स के हिसाब से वो कौन सा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो इफेक्ट करता है सेविंग को, ये आपने बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, द इंपॉर्टेंट variable which affects saving according to Keynes is income, not employment, not demand elasticity, short term interest, no, it's income. और अगर आपको Keynes एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का थोड़ा आइडिया है, आपने इसे पढ़ा है, देन ऑब्वियसली इजीली आप इसे इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते. कमिंग टू दी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, व्हिच इज नंबर नेक्स्ट. In studying the consumption function, we consider all factors except one of the following as constant. जब हम कंजप्शन फंक्शन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं एक्सेप्ट एज कांस्टेंट एक्सेप्ट वन. नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे हम कांस्टेंट नहीं मानते. हाउस होल्ड स्टॉक ऑफ हेल्थ वी एज्यूम इट एज कांस्टेंट. लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम वी कंसिडर इट, टेक इट एज कांस्टेंट. आउटलुक फॉर फ्यूचर कांस्टेंट. एडवर्टाइजिंग नो. Keynesian consumption function assumes consistency of wealth expectations, which means future, and stock of wealth obviously, but advertising को हम consideration में नहीं लेते, right? So answer to your question, dear students, is B. Coming to the another important question. In macroeconomics, there exists a conflicting relationship between growth and distribution in the sense that कैसे conflicting relationship है. Growth does not bring about efficient distribution by itself. One, correct, ठीक है. Growth and distribution are two separate targets and cannot be tackled in the same framework. ठीक है, right? Again, and growth generally deteriorates the existing distribution of by increasing inequality, right? ये सारी चीज़ें, these are the factors that these are the important points जो conflicting relationship between growth and distribution जो है macroeconomics में दर्शा देती हैं, बता देती हैं. तो all of above is the answer to our question, dear students. So coming to the next important question, which is शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट फंक्शन ओकर्स बिकॉज ऑफ. इन्वेस्टमेंट फंक्शन में शिफ्ट ओकर होता है क्यों? डियर स्टूडेंट्स, इट इज ड्यू टू द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट राइज. इससे इन्वेस्टमेंट फंक्शन शिफ्ट करती है. कनीजियन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, नॉट थ्रिफ्ट, नॉट वेल्थ, जो ऑप्शन में गिवन है. लेट मी राइट इट फॉर यू. जो कीन्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, ये कहाँ पे डिपेंड करती है डियर स्टूडेंट्स? इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस, not on change of wealth, not on thrift. Option C is answer to your question, right? Coming to the next question. Interaction between multiplier analysis and principle of acceleration was formulated by. नाम आपको पता होना चाहिए. Multiplier analysis and interaction between the multiplier and acceleration, it was formulated by dear students Hicks, J.R. Hicks. Number next, supply creates its own demand is advocated by. Basic economics, ये आपको पता होना चाहिए. It should be easy for you to answer. So JB says classical economist, supply creates its own demand, it was advocated by him. Classicals, but JB says was the person who advocated this. Number next question, dear students, is Phillips curve shows the relationship between, simple, inflation and unemployment trade-off. Phillips curve shows trade-off between inflation and unemployment, right? And the answer to our question, inflation and unemployment. Option A, right? And obviously Phillips studies found inverse relationship between the two, right? Number next, in the ISLM model, supply of money is assumed as. In the ISLM model, the supply is assumed as a function of income, decreasing function of interest rate, exogenously given, or increasing function of rate of interest. Dear students, in ISLM model, the central bank determines money supply, which means it is exogenously given. ISLM model में जो supply of money है exogenously given होती है, तो ये आपने देखना है. Number next, by term classical dichotomy we means. Classical dichotomy simple पूछा है. Classical dichotomy you should be aware of it because it's basic. Classical dichotomy, dear students, means labor market, capital market, and money market are all adjoined. No, real and monetary sector separate, right? Labor and commodity markets are disjointed with the money market, right? This is the option A, which means classical dichotomy simply means real variables or real factors जो है are affected by real variables, right? So monetary का कोई नहीं है, which means labor market is a real market, commodity market real market. This is they are disjointed with the money market, right? Money is neutral in the classical theory, ये अपनी याद रखनी है. So option A is answer to your question. Coming to the number next, permanent income hypothesis of consumption function is propounded by. Easy, permanent income hypothesis. It's propounded by Milton Friedman. Next question, if planned investment is greater than planned saving, then it will lead to, if planned investment,
planned investment is greater than planned saving, it will definitely increase national income. Dear students, it will increase national income. Increase national income. If planned saving is greater than planned investment is greater than planned saving, right? Number next, प्रॉफिट आफ्टर फॉलिंग कंटिन्यूसली स्टार्ट राइजिंग इन द फेज. कौन से फेज में प्रॉफिट अगर कंटिन्यूसली फॉल हो रहे हैं तो किस फेज में ये इंक्रीज हो जाएंगे? द स्टूडेंट्स, बिजनेस साइकिल के फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है. इनमें से ये पीक है, ये रिकवरी है, ठीक है, ये रिसेशन है, ये ट्रफ है, ठीक है. इनमें से कौन से फेज में अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली फॉल हो रहा हो तो वो स्टार्ट राइजिंग करेगा, इट्स रिकवरी फेज. नंबर नेक्स्ट, व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट रिप्रेजेंट्स. जब आपकी डिमांड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये आपने बता देनी है. डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेट मी डू इट हियर फॉर यू. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज योर ऑलमोस्ट राइट. तो आपकी जो इलास्टिक क्या रिप्रेजेंट करता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक. इट रिप्रेजेंट्स यूनिटरी इलास्टिक, राइट. नंबर नेक्स्ट, द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट इज. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछा है डियर स्टूडेंट्स. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बजट लाइन एंड इंडिफरेंस. पॉइंट जस्ट अबव द इंटरसेक्शन, जस्ट बिलो द इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और बजट लाइन एंड इंडिफरेंस को इज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. नंबर नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड बिटवीन टी एंड शुगर इज. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी टी शुगर, इज इट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी? क्रॉस इलास्टिसिटी टी एंड शुगर, आपको देखना पड़ेगा कि टी एंड शुगर क्या है. टी एंड शुगर, डियर स्टूडेंट्स, आर complementaries and between the complementaries the elasticity is positive. So the answer, option A, is answer to a question. Number next, consumer surplus is highest in case of luxuries, necessities, comforts, or conventional necessities. It is obviously surplus is higher in case of necessities, right? Coming to the next, after getting annual rise of 10% income, keeping prices constant, the price line will be. After getting annual rise of 10%, right, and keeping prices constant, the price line will be. Will it be new parallel line to the origin on shift away from the origin, remain same, new line cutting the origin, new line parallel to the origin, shift towards the origin? Dear students, obviously जब आपकी 10% इनकम की ग्रोथ है, प्राइसेस आपकी कांस्टेंट है, जो प्राइस लाइन होगी price line that will shift parallel outward, new line to the origin, shift away from the origin, and price line is budget line. Don't get confused. Number next, dear students, important question. The question is, a substitution effect for a fall in the price of a commodity, ceteris paribus, which means other things same, is given by. Substitution effect for a fall in price of a commodity is given by. When other things are same, तो किससे है? It's, dear students, let me tell you, when a substitution effect for a fall in price for commodity, other things are given, it's given by movement along the indifference curve. Along the indifference curve. Answer to your question is movement along the indifference curve. It's not movement up, it's movement along the indifference curve. Hicks, याद आना चाहिए आपको यहाँ पे, Hicks decomposition, which shows pure substitution effect maintaining utility, which shows pure substitution effect maintaining utility. So the number next, dear students, is the term revealed preference was introduced in the book. Who has introduced revealed preference? नहीं पूछा है, तो क्या पूछा है? पूछा है कि revealed preference जो है इंट्रोड्यूस किस बुक में हुआ है? Dear students, it was introduced in the book Foundation of Economic Analysis. इस बुक का नाम याद रखना है. Number next, dear students, is, and obviously यहाँ बताना जरूरी है कि जो रिवील्ड प्रेफरेंस है, इट वाज गिवन बाय सैमुअलसन. रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअलसन ने 1938 में दी है, ये आपने डेट याद रखना है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन. एंड नंबर नेक्स्ट, इफ फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस व्हाइल द मार्केट डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, तो क्या होता है आपने बता देना. लेट मी रीड इट फॉर यू अगेन. If from a position of stable equilibrium is stable, market supply of a commodity decreases, right? While the market demand remains constant. तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होगा, सप्लाई जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस राइज होगा बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल होगी. क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज होगी और क्या बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज होगी? डेयर स्टूडेंट्स, इन दैट केस
If from the position of stable equilibrium, the market supply of a commodity decreases while the market demand remains unchanged, the price rises but equilibrium quantity falls. Price rises but equilibrium quantity falls. This is the answer. Coming to the next, dear students. Expansion path of production theory is analogs in consumption theory too. Simple, dear students. It is analogs to income, consumption curve, production. The expansion path है. एक्सपेंशन पाथ ये सिमिलर किसके हैं? ये इनकम कंजप्शन कर्व के सिमिलर है. नंबर नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ऑल्सो नोन एज. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको और क्या भी कहते हैं, लेमैन्स लैंग्वेज का सवाल है. अल्टरनेटिव कॉस्ट. नेक्स्ट, आइसोकॉट इज्यूम्स और कन्वेक्स आइसोकॉट इज्यूम्स. एक कन्वेक्स आइसोकॉट क्या इज्यूम करता है? कन्वेक्स आइसोकॉट, राइट. ये कन्वेक्स आइसोकॉट आपका क्या इज्यूम करता है वो आपने बता देना है. ऑप्शंस आर गिवन डियर स्टूडेंट्स. एक कन्वेक्स आइसोकॉट जो है ये इज्यूम करता है कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. तो इसका भी आपने ध्यान रखना है. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोप्लस्ट. जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोप्लस्ट है उसके लिए कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है वो आपने बता देनी. वन, ऑपरेट्स इन मोर देन वन मार्केट. यस, डिस्क्रिमिनेटिंग जो मोनोप्लस्ट होता है ही ऑपरेट्स इन मोर देन वन मार्केट. मेक्स मोर प्रॉफिट बिकॉज ही डिस्क्रिमिनेट्स. यस, ही मेक्स मोर प्रॉफिट because he discriminates, charges different price in different. Yes, maximizes his profit in each market. No, this is not true. It's not always that a monoplast maximizes profit in each market. Coming to the number next, extension of Cournot model is. नीचे दिए गए मॉडल्स में से कौन सा मॉडल एक्सटेंशन है कोर्नो मॉडल का वो आपने बता देना है. स्टैकलबर्ग मॉडल आप याद रखेंगे बच्चों. नंबर नेक्स्ट, इन ओलिगोपोली मार्केट फॉर्म प्राइस इज रिजिड बिकॉज. क्यों होते हैं ओलिगोपोली फॉर्म मार्केट में प्राइस रिजिड वो आपने बता देने हैं डियर स्टूडेंट्स. बिकॉज वन, बिकॉज डिमांड करो above the prevailing price is highly elastic. One, this is true. And number fourth is true, which is demand curve below the prevailing price is highly elastic. Option C is correct. Demand curve above the prevailing price is inelastic. No, it's not inelastic above or below. In the oligopoly form of market, the demand curve above prevailing prices is highly elastic and below, again, it is highly elastic. That's why prices are rigid. As per the given options, the understanding which we have, the answer is option C, right? Coming to the next, Pareto optimal organization is one in which Pareto optimal ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपने बता देनी. ऑप्शन आर गिवन. परेटो ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन डियर स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो, एंड नो परेटो इंप्रूवमेंट पॉसिबल. ठीक है. इज देयर एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन हमारी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से? ठीक है. इट इज डियर स्टूडेंट्स या बोथ ए एंड बी, व्हिच मींस economic efficiency prevails, any organization keeps the utility of all the individuals unchanged, right? No Pareto improvement possible. Again, which means no Pareto improvement possible. These two are correct. Option C is the answer. Number next, cartel is a part of. कार्टल किसका पार्ट है वो आपने बता देना है. किस मार्केट में हम स्टूडेंट्स कार्टल्स को पढ़ते हैं? कार्टल ओलिगोपोली में हम पढ़ते हैं, राइट. इट्स द एग्रीमेंट, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, राइट, बिटवीन द different industry firms in the market. Number next, welfare economics is, what is welfare economics? Is it positive economics? Is it normative economics? Is it abstract economics or all of the above? Students, welfare economics is normative economics, right? It is normative, which means evaluates what ought to be. Normative economics, it evaluates what ought to be, right? Coming to the number next, period in which the supply curve cannot increase. वो कौन सा पीरियड है जिसमें सप्लाई कर्व इंक्रीज नहीं हो सकती है? दैट इज मार्केट पीरियड. स्टूडेंट्स, मार्केट पीरियड इज वेरी शॉर्ट पीरियड, ये आपने याद रखना है. एंड इसमें हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट. वी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई इन द मार्केट पीरियड, राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट, मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन एनालाइज्ड बाय. मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछे. मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन एनालाइज्ड और वाज एनालाइज्ड बाय साइमन कजनी, द इकोनॉमिस्ट हु एनालाइज्ड द मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ. ये आपने याद रखना है, ठीक है. Kazmi in 1966 identified 6 characteristics of modern economic growth. ये चीज़ें आपने याद रखनी है. Coming to the number next, the economist who stressed the role of entrepreneurs in development was, who is the person who stressed the role of entrepreneur, who stressed the role of
इंटरप्रेन्योर इन द डेवलपमेंट, उसको आपने नाम बता देना है। जो इंटरप्रेन्योर का रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, जिसने ये सारी चीज़ें दी है, शेम्पेटर। शेम्पेटर इज दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट हु हैज स्ट्रेस्ड द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, obviously under developing or developing countries. So coming to the next, dear students, that is contribution of growing population to economic growth consists in what is contribution of growth population to economic growth consists in what is added to consumption, added to production minus what it takes away from the national product in the form of consumption, added to saving and investment, added to reproducible resources. तो जो आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकी रिलेशनशिप आपने बता दी है। द स्टूडेंट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन दम इज adding of a growing population to economic growth consists in what is it added to production minus consumption. Simple. Which means option B. And how it is given? Added to the production minus what it takes away from the national product in the form of consumption. Coming to the next important, dear students. The next important question. Big push strategy of development is based on the concept of big push is, dear students, based on the external economies. Rothstein Rodin argued for coordinated investment to overcome indivisibilities. External economies पे ये concept based है, big push theory और strategy. Number next, dear students, according to A.K. Sen, famines occurred in India because of. A.K. Sen के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा कि जो famines है वो क्यों आए हिंदुस्तान में, right? According to A.K. Sen, the famine occurred in India because of lack of proper distribution mechanism. Answer to this question. Number next, the stage of growth in which basis the stage of growth in which basic needs are no longer a problem and there is popular consumption of durables is called. I hope ये theory आपको याद होगी. The theory which we are talking about is Rostow's theory, stages of growth जिसमें दी given है. Traditional society, precondition, take off, drive to maturity, high mass consumption, ये stages है इसमें. तो हमें बताना कि कौन से stage के बारे में लिखा गया है. And और to put it differently, वो कौन सा stage है जिसमें growth, जिसमें basic need is no longer problem है and there is a popular consumption of durable goods, वो आपने बता देना है. Yes students, it is high age of high mass consumption, right? Number next, various types of indivisibilities mentioned by Rothstein Rodin includes, कौन कौन सी indivisibilities उन्होंने mention की है वो आपने बता देनी है. And these are basic, dear students, but important है, पेपर को हम एनालाइज करेंगे क्या क्या पूछा है. The indivisibilities जो Rothstein Rodin ने इंक्लूड की है वो indivisibility in the supply of saving, indivisibility in production, in demand, all of above. These are all three are the indivisibilities mentioned by Rothstein Rodin, right? Coming to the number next. In case of spread effect, when a particular region develops economically, कौन सा इफेक्ट? स्प्रेड इफेक्ट. स्प्रेड इफेक्ट के बारे में पूछा है. स्प्रेड इफेक्ट के केस में when a particular region develops economically, what it does, क्या करता है ये? The students, it favors effect on the development of certain other regions. The answer to your question is C. It favors, in case of spread effect, when a particular region develops economically, it favors, it has favorable effect on the development of certain other regions as well, right? Coming to the number next, which one of the following is not an assumption of the Harrod-Domar model? HD model के assumptions के बारे में पूछा है, नीचे assumptions दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा HD model का assumption नहीं है. Dear students, variable marginal propensity to save, variable marginal and average propensity to save is not an assumption of Harrod-Domar model. Capital is the only factor of production, closed economy, fixed K/L, ये है, ठीक है, ये सारी चीज़ें. नंबर नेक्स्ट, द मेजर डिफरेंस बिटवीन Harrod-Domar एंड सोलो मॉडल ग्रोथ लाइज इन. मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों मॉडल्स के दरमियान, वो आपसे पूछा है. बिटवीन द Harrod-Domar मॉडल एंड दी सोलो मॉडल, वो आपने पूछना है. सिंपल आइडिया स्टूडेंट्स, आई होप अगर आपको याद होगा तो इट इज सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल. Substitutability, this is the major difference between the two models. Coming to the number next, who suggested that economic development of developing countries can be accelerated by weakening the backlash effect and strengthening the spread effect. Who suggested that economic development of developing countries can be accelerated by weakening the backlash effect and strengthening the spread effect? Gunnar Myrdal was the economist who suggested this. ये आपने याद रखना है, ठीक है. Coming to the number next, dear students, shadow price means, shadow price, simple basic. shadow price का क्या मतलब है? आई होप कि आपको पता होना चाहिए. Dear students, shadow prices, नीचे ऑप्शंस देख लेते हैं. Black marketing prices, no. Artificial prices, no. Excess supply price, no. Intrinsic, yes. The shadow prices reflect true opportunity cost in welfare economics used in cost benefit analysis. But the important point is it refers to intrinsic prices. Number next, the concept of technical devilism has been put forward by who has given the concept of technical devilism. The technical devilism concept, dear students, was given by Benjamin Higgins, option A. Number next, dear students, aggregate money demand is in national income terms.
In national income terms, what is aggregate monetary demand? It is total expenditure on consumer goods plus investment including government expenditure. यहाँ देखते हैं आपके ऑप्शन में, it is total expenditure on consumer goods investment including government expenditure during the period. It is aggregate money demand in national income terms. Simple. To put it differently, you can write it as aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M, right? लेकिन कनीजन डेफिनेशन है, ठीक है, ये कनीजन डेफिनेशन है इसकी, तो एक्स माइनस एम का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन बी इज आंसर टू आवर क्वेश्चन. नंबर नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, मनी सप्लाई इज ऑटोनोमसली डिटरमाइंड इन केस ऑफ. मनी सप्लाई इज ऑटोनोमसली डिटरमाइंड इन केस ऑफ. आई होप कि क्लासिकल थ्योरी आपको भूलेगी नहीं, ठीक है. क्लासिकल्स सेड के मनी सप्लाई इज ऑटोनोमसली डिटरमाइंड. क्लासिकल डाइकोटोमी ट्रीट्स मनी सप्लाई एज एक्सोजीनस, राइट, रादर न्यूट्रल. फिशर्स इक्वेशन आपको याद होगी, फिशर्स इक्वेशन. क्लासिकल है बंदा, एम वी इज इक्वल टू पी टी, पी टी कॉन्स्टेंट है, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, शिफ्ट इन एल एम कर्व टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ. एल एम कर्व की में शिफ्ट क्यों आता है? इट इज बिकॉज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, राइट. इट्स इंक्रीज इन मनी सप्लाई. एल एम में जब भी शिफ्ट आए तो मनी सप्लाई, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, फिएट मनी इज दैट विच इज. फिएट मनी की डेफिनेशन पूछिए. जैसे फिएट मनी इज गवर्नमेंट डिक्रीड, राइट, विच मीन्स इट्स डिक्रीड एज मनी बाय द गवर्नमेंट. फिएट मनी, it is accepted, it is decreed as, okay, it is decreed as money by the government. That's fiat money, simple. Coming to the 111, the question, dear students, is commercial banks increase their assets primarily by issuing claims against themselves. Is this the fractional reserve banking, loan free disposable? Dear students, the accounting expansion. So commercial banks increase their assets primarily using their cash reserve to purchase, selling their deposits at the central banks for government securities, issuing claims against themselves, decreasing their outstanding loans. ऊपर क्वेश्चन में प्राइमरली लिखा है. Then the answer to your question, dear students, is issuing claims against themselves. That's it. बाकी कुछ relevant option है, लेकिन when it is primarily, then commercial banks का आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे expansion करता है. Number next, Keynes termed as active balances the money held for. Active balances, money held for according to Keynes. जो active balance हमने कहा है ना, Keynes active balance क्या था? It was transaction plus precautionary funds held for the precautionary motives. So the option is, option dear students is transaction and precautionary motives. Keynes का active balance यही है, याद होना चाहिए. आई होप आपको, आप remember, you are able to recall the things, you are able to recall all the concepts while going through this mock. Since the full bodied coins have same value in monetary and non-monetary uses, तो अगर full bodied coins have same value in monetary non monetary, तो क्या होगा? Their purchasing power vary reciprocally. Their purchasing power vary reciprocally with the prices. Simple. इसमें मगजमारी है ही नहीं. Moral solution is, क्या है moral solution? ये स्टूडेंट्स बेसिक सा पेपर पूछा गया है. Moral solution is it's a central bank precision. Central bank precision or precision of banks to adhere to central bank desires, right? Number next, which of the following statement is true? नीचे कुछ statements है. True कौन सा है? Statements पढ़ ले, ठीक है. The velocity of circulation changes under several factors. ये सही है, बाकी गलत है, देख लें. नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. सिंपल कमर्शियल बैंक्स की फंक्शंस पूछिए. और कौन सा कमर्शियल बैंक, व्हाट इट डज? प्रोविजन ऑफ सेफ डिपॉजिट है, यस. प्रोविजन ऑफ चेक सिस्टम, यस. लीडिंग टू द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यस. एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लास्ट, नो. दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज एन, व्हाट इज इंटरेस्ट? इज इट एन एसेट ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, or it is funds of the company? Dear students, interest, let me tell you, it is liability of the company. How? Confusion बच्चों को हो जाएगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हम इसका देखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो इंटरेस्ट पेएबल होगा, कंफ्यूजन दूर करते हैं. फंड्स ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट नहीं होता है. इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसेट नहीं है, तो लाइबिलिटी है फॉर श्योर. इंटरेस्ट पेएबल लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका एसेट है, राइट. बट इन दिस केस द इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, व्हिच मींस इट्स लायबिलिटी. बोरोइंग, when it is cost of borrowing, this interest in this case it is cost of borrowing or borrowing cost, which means it's liability for the country. Option C is right. Number next, which of the following is levied by the central government and levied by central government and collected and appropriated by state governments? कौन सी नीचे की ड्यूटी है जो लीवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट करती है? ये स्टूडेंट्स, द ड्यूटी विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्टैम्प ड्यूटी, राइट. अंडर आर्टिकल 268, याद रखें, अंडर आर्टिकल 268 इट्स लीवेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. द प्रोविजंस आर अंडर द आर्टिकल 268, आर्टिकल याद रखें. एंड द प्रोविजन गिवन इज इट्स लीवेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट.
7th शेड्यूल याद रखें, 7th शेड्यूल में गिवन है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, द बजट डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन budget deficit refers to the difference between all revenue and expenditure of what? Revenue account only. Budget deficit के बारे में पूछा है, क्या ये difference between all revenues and expenditure of revenue account, capital account, both capital and revenue और increased government expenditure, ये अपनी बताते हैं। Dear students, it is जो आपका deficit है between the deficit, it refers to the revenue between all the revenues and expenditure of capital and revenue account. Capital, let me highlight it, capital and revenue account. Simple है, थोड़ा सा confusion हो सकता है आपके लिए, but the answer is this. Number next, dear students, is fiscal deficit in the union budget means, it means sum of budgetary deficit and net increase in the internal and external borrowing. ये definition याद रख लें. This was the paper of economics, JKPSC lecturer previous year discussed with you. I hope if there are any errors, omissions, then please do write us in the comment box, and if you are interested in the mock test series, then please click on the link given in the description to visit application and check out the mocks for JKPSC 10+2 lecture.